नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही लगभग 80 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे अगला वीडियो है जिसमें और क्वेश्चंस पढ़ेंगे हिंदी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, जो है बीपीएससी का है, जो है DSSB में, जो है DSSB के लिए हो। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें खड़ी बोली का कौन सा नाम नहीं है बताना है। हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी या दक्कनी। तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि नागरी। नागरी जो है खड़ी बोली का नाम नहीं है। खड़ी बोली का नाम साहित्यिक भाषा बनने पर जो है पड़ता है। ठीक, तो हिंदुस्तानी, सरहिंदी, दक्कनी, वर्नाकुलर, देहलवी, ये सब खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये बताना है। सभी को पता है 343 से लेकर 351 तक का हिंदी भाषा के प्रावधान दिए गए हैं। तो विकास के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो विकास के बारे में अनुच्छेद 351 में बोला गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, यानी कि जो बिहारी हिंदी वर्ग है उसमें कौन सी बोली नहीं आती है, तो ये बताना है। ऑप्शन है मैथिली, मगही, भोजपुरी और मेवाती। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी तो बिहारी हिंदी बोली में आती है, लेकिन मेवाती नहीं आती है। मेवाती किस में आती है, तो ये राजस्थानी जयपुरी में आती है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर 4 नंबर, इसमें मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है। तो मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे मालवी भाषा बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर। इंदौर जो राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सभी को पता होगा। शब्द है, वाक्य, वर्ण या पद। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं, और स्वर पूछे तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण व्यंजन पहला वर्ग, दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला और तीसरा, पांचवा किस में है, तो ऑप्शन बी में, टा और डा। फिर अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, त्योहार का शुद्ध वर्तनी रूप होता है ऑप्शन बी, यानी कि एक मात्रा या के ऊपर होती है, तो त्योहार हो जाएगा। ये वाला जो है ऑप्शन लगभग सभी लोग लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है। फिर है 9 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, यह लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, या वहाँ भीड़ लगी थी। तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। अशुद्ध इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। इसमें करने का यूज नहीं होगा, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखते हैं। महेंद्र में कौन सी संधि है, महेंद्र में कौन सी संधि है, ये बताना है। तो महेंद्र में महा प्लस इंद्र, इसको जब अलग करेंगे आ प्लस ई के मेल से बनेगा तो गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गुण संधि में एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ऊपर एक मात्रा आपको दिख जाती है, वो चाहे एक की हो या ओ की हो, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। ठीक, फिर 11 नंबर है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहेंगे। तो आसानी से बता सकते हैं, विसर्ग संधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोटा किस प्रकार का शब्द है। तो लोटा किस प्रकार का शब्द है, ये बताना है। तत्सम, विशेषज, तेजज या तद्भव। तो लोटा देशज शब्द है, देशी भाषा में यूज होता है। क्वेश्चन है, अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो अमृत का अनेकार्थी स्वर्ण, अन्न, कमल या दूध। तो कमल नहीं है, और बाकी जो है अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आप लोग याद रखेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फिर है 15 नंबर क्वेश्चन,
जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो अपनी जगह से ना डिगे तो क्या हो जाएगा, अडिग। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताना है लालटेन शब्द क्या है, तो लालटेन शब्द क्या है, लालटेन जो है विदेशज शब्द है। जो विदेशी भाषाओं से शब्द आते हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त हो, विशेष अर्थ दर्शाता है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि 2 बार प्रयुक्त हो रहा है तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो हो जाएगा पुनरुक्त शब्द। क्या हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है, तो महापुरुष शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो महापुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, सभी को पता है महान है जो पुरुष, मतलब कर्मधारय समास। भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताना है। अक्षर, सरस्वती, हरि और कपड़ा। तो किसका पर्यायवाची शब्द है भाषा, तो भाषा हो जाएगा सरस्वती का पर्यायवाची है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, दाम शब्द का बहुवचन होता है, तो दाम का बहुवचन क्या हो जाएगा, दाम, दामे या दामाओं, कौन सा हो जाएगा। तो दाम शब्द का बहुवचन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, जैसे प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, ये सब हैं इनका बहुवचन नहीं होता। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये 8 कारक होते हैं। फिर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेषण शब्द कहलाते हैं। फिर है 24 नंबर, उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो सिर खुजलाता है कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि अकर्मक क्रिया जो होती है कर्म के बिना ही, यानी कि कर्म रहित होती है, इसमें कुछ कर्म थोड़ी है। सिर खुजलाता है तो इसमें कोई कर्म तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये जो है अकर्मक क्रिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर 26 नंबर, थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है, तो थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक मतलब जैसे क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक, ये सब क्या होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। फिर संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द कौन से हैं, तो संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द क्या होते हैं, तो यानी कि जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं उन्हें प्रतिनिधि शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सर्वनाम। फिर है 28 नंबर, अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया क्या है, पढ़ना, लिखना, खाना या सोना। तो अकर्मक क्रिया क्या है, सोना। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है, तो जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, देखिए वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, जो बात कही जाए उसे हम विधेय कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर वह धीरे धीरे चल रही थी, वाक्य में धीरे धीरे पदबंध है। अब धीरे धीरे जो चल रही है इसका पदबंध बताना है क्या है, तो धीरे धीरे क्या है ये बताना है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये क्रिया की विशेषता बता रही है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर सरल वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो संरचना के आधार पर 2 प्रमुख घटक कौन कौन से होता है, अभी बताया, उद्देश्य और विधेय होता है। फिर है परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि बतानी है, तो कौन सी अशुद्धि है, परीक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बदलना की जगह क्या हो जाएगा, बदलनी चाहिए, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। तो शुद्ध वाक्य, सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, गलत हो जाएगा।
गीता को पढ़ती है तो गलत है, पढ़ाती तो हो सकता है सही हो जाता। फिर पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। फिर मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। अब देखिए उत्कृष्टतम लगा है तो सबसे की जरूरत नहीं है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, इसमें पूजनीय गलत लिखा है क्योंकि पूजनीय होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है अपनी ढपली अपना बजाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा, हृदय में समाना या बुरी तरह पछताना या अपने मन की करना या अपना हाल बताना। तो अपनी ढपली अपना बजाना मतलब अपने मन की करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है परित्यक्तता शब्द इसमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है। परित्यक्तता किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। परित्यक्तता होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसे विधवा कहेंगे। वह स्त्री जो पर पुरुष यानी कि दूसरे पुरुष से प्रेम करेगी उसको पर किया कहते हैं। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन है निर्धन के धनशी तुम आई में कौन सा अलंकार है। तो निर्धन के धनशी तुम आई, शीशा से सरिष समान समाना जहाँ पे लगा होता है कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है पीपर पात सरिष मन डोला। देखिए सरिष फिर से आ गया वाचक शब्द, तो जो वाचक शब्द होते हैं जिसमें आ जाएगा सा शीशे सरिष समान समाना या सदृश, ये उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा, जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाती है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर है जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो अथवा जिस वाक्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ अलंकार कौन सा माना जाता है। यमक, पुनरुक्ति, श्लेष या वक्रोक्ति। तो अर्थ की भिन्नता जब नहीं होती है तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्ति। ठीक, फिर आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है ये बताना है। तो आवेदन पत्र किस संदर्भ में नहीं प्रयोग किया जाएगा, तो आवेदन पत्र के लिए हम कार्यालय ज्ञापन के लिए आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत करते हैं। ठीक, बाकी सबके लिए प्रस्तुत करते हैं। फिर वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार हैं, वह चिड़िया जो ये कविता है इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी। इनकी और रचनाएं अगर देखनी है तो देख लीजिए युग की गंगा, जमुन जल तुम जो शिलाएं तोड़ते हैं, खुली आंखें खुली डैने इत्यादि। फिर 42 नंबर हिंदी नई चाल में ढली, ये किसका कथन है, ये सभी को पता होगा। हिंदी नई चाल में ढली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। फिर है अगला क्वेश्चन जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, वाक्य किसके लिए संबोधित किया गया है। तो किसके लिए संबोधित किया गया है ये बताना है। इंदिरा, पुस्तक, पक्षी या चिड़िया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 43 का, ये हो जाएगा इंदिरा। अब ये एक मतलब किस पाठ का है, तो संसार पुस्तक है इस पाठ का। इसके रचनाकार या रचयिता अनुसार मतलब जो है नेहरू जी द्वारा इंदिरा के लिए संबोधन प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नोआखली पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। तो कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी, तो 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। फिर है दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। तो दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार को पता हो बताया आंसर। दादी माँ कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे। ठीक, फिर मिठाई वाला शीर्षक किसके द्वारा रचित है। तो मिठाई वाला शीर्षक भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा रचित है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। शाम एक किसान, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, इसके रचनाकार हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन ए से ही है इसका। फिर है कंचा कहानी जो मलयालम भाषा में है रचनाकार को बताना है। तो कंचा कहानी के रचनाकार कौन है, टी पद्मनाभम। फिर वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है ये बताना है। तो वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है। तो वीर कुंवर सिंह जो है जीवनी कथा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार मतलब ये जो वीर कुंवर सिंह थे ये स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक, इन्हीं की जीवनी पर जो है रचना की गई है। फिर अगला क्वेश्चन महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये सभी को पता होगा सूर्य देवता के
आशीर्वाद थे। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बीपीएससी के लिए और DSSB के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगला वीडियो भी आपको जल्द मिलेगा। रोज़ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।